नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर को लेकर हुई। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिरा हुआ है। उसकी दलीलें बेकार साबित हो रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज हम बात करें तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर और उसके साथ-साथ योगेंद्र यादव ने आखिर में जिस तरह की दलीलें दी हैं, उसने वाकई में चुनाव आयोग को पानी पीने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा। योगेंद्र यादव खुद पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो अपनी दलीलें खुद देंगे, यानी कि अपने मामले को वो खुद पेश करेंगे एक वकील की तरह। और योगेंद्र यादव ने जिस तरह की दलीलें दी हैं, वो जाहिर सी बात है वो बहुत जबरदस्त है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें से जो 65 लाख वोटर्स हैं जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 31 लाख के करीब महिलाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग को माय लॉर्ड एक भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जिसको वो ऐड कर सके। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो डी इनफ्रेंचाइज करने की है, यानी कि वोट बंदी की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वोट करने का, उससे वंचित करने की है। योगेंद्र यादव ने तो कमाल ये कर दिया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जिनके पास अपने तमाम प्रूफ्स मौजूद थे और उनका नाम काट दिया गया, ऐसे दो लोगों को उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट में पेश किया। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार ये कहा गया था और ऐसे में उन्होंने दो लोगों को पेश किया बाकायदा तौर पर। आप ये देखिए कि सबूत वो ऐसे लेकर आए कि उन्हीं लोगों को सामने लेकर आ गए जिनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर तमाम उनके सब कुछ मौजूद था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण। कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कैसे मृत लोगों के नाम जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और जो जिंदा लोग हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जो अब सामने निकल कर आ गए हैं। मिंटा देवी का तो नाम आप शायद सबको याद हो ही गया होगा। आज बाकायदा तौर पर संसद के बाहर, संसद भवन के बाहर उसके नाम की, मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी और कई जो सांसद हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि 124 साल की उनका जो वोटर आईडी में, जो लिस्ट में जो नाम है, उसमें 124 साल उनको दिखाया गया है और वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप सोचिए कि चुनाव आयोग किस किस तरह के कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। जब इस तरह की तमाम दलीलें, जब इस तरह की तमाम बातें दी गई और जब तमाम चीजें याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से, जो कि एसआईआर के विरोध में हैं, उनकी तरफ से जब दी गई, तो चुनाव आयोग ये कहता हुआ नजर आया कि इतनी बड़ी, इतनी लार्ज ये पूरी प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ त्रुटियां, कुछ ना कुछ गलतियां तो हो सकती हैं। इससे आप ये समझिए कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती को माना है। ये सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी। कल भी ये लग रहा है कि अभी जो एसआईआर के विरोध में जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वही अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। ये साफ तौर पर लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने जो इसकी शुरुआत की थी, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये एक ऐसा दोलन, एक ऐसी मुहिम बन गया है जो घर घर तक, नुक्कड़ दरवाजे हर जगह तक पहुंच गया है। अब हर जनता जो है और हर नागरिक जो है, उसके जहन में एक सवाल ये पैदा कर दिया है राहुल गांधी ने कि क्या उसके वोट की चोरी हो रही है, क्या वो जिसको वोट कर रहा है उसको वोट जा भी रहा है या नहीं, या फिर उसके नाम पर क्या किसी तरह की कोई धांधली हो रही है क्या। केरल से एक मामला सामने आया है जहां पर एक महिला जो है, एक वोटर खुद सामने निकल कर आई है। उन्होंने ये कहा है कि उनके घर पर 9 वोटर्स जो हैं उनके नाम जो है वो रजिस्टर्ड है। उन्होंने खुद आकर ये सामने कहा है। और इस तरह के कई एग्जाम्पल्स जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। एग्जाम्पल तो नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस वाराणसी, वहां से भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि कैसे 50 जो किसी के नाम में, मुझे यहाँ से जहन में निकल रहा है कि उनके जो है वो 50 जो औलाद हैं
वो उसमें दिखाई गई है। वो लिस्ट बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। तो आप इसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो या संसद के बाहर हो, चुनाव आयोग कैसे एक पार्टी की जो का पिट्ठू बनकर जो काम करता हुआ नजर आ रहा है, और चुनाव आयोग पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये विपक्ष का पूरा इल्जाम है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव आयोग अगर किसी के लिए काम कर रहा है तो वो देश के लिए नहीं, बल्कि वो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि वो सत्ता में पूरी तरीके से बने रहें। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वृंदा ग्रोवर भी सामने आई। वृंदा ग्रोवर ने जो अपनी बातों को रखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन तमाम लोगों ने अलग अलग जो याचिका है उनकी तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील के तौर पर वो पेश हुए। और आज जो दलीलें, एक लंबी चौड़ी सुनवाई हमें देखने के लिए आज मिली। हालांकि बहुत देर से ये शुरू हुई, काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सबकी निगाहें लगी हुई थी, टकटकी लगा के लोग बैठे हुए थे कि जो उनको चुनाव आयोग से जो राहत नहीं मिल रही है, वो चुनाव आयोग जो सांसद 300 उनके पास पहुंचे, जो डेलीगेशन पहुंचा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, वहां पर कह दिया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। सिर्फ 30 लोगों की बात उन्होंने कर दी कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसको विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट में आप ये देखिए कि मामला जब विपक्ष उठा रहा है तो इस पर बहस नहीं कराई जा रही है। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से पार्लियामेंट से गायब हैं और सिर्फ हमने एक ही बार उनको देखा, और एक बार और जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी तो उस बार वो सिर्फ लोकसभा में नजर आए, राज्यसभा से वो पूरी तरीके से नदारद थे। तो आप ये देखिए कि एक ऐसे गले की फांस चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा का पूरा पर्दाफाश या एसआईआर की प्रक्रिया बन गई है, जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। लेकिन एडमेंट नजर आ रहा है, रिजिड नजर आ रहा है चुनाव आयोग, और अपनी दलीलें वो इस तरह से पेश कर रहा है, एक तरह से ढिठाई पर वो उतरा हुआ है कि 65 लाख जो मतदाताओं के नाम उसने हटाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उसने ये कह दिया कि वो ये नहीं बताएगा, कारण नहीं बताएगा। अब आप ये सोचिए कि एक संवैधानिक वो संस्था है, सिर्फ उसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वो कैसे इस ढिठाई से इस बात को ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं बताएंगे, हम इसके लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से पीडीएफ फॉर्म में जो बिहार का इलेक्टोरल रोल था, जिसको बहुत आसानी से हम पढ़ सकते थे, उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, उसको स्कैन फॉर्म में अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एक इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी होगी तो ना जाने कितने पेजेस से आपको गुजरना होगा। यानी कि हर प्रक्रिया को इतना मुश्किल बना दिया जाए, इतना जटिल बना दिया जाए कि अगर आप प्रूफ्स इकट्ठा करना चाहें तो आपको प्रूफ्स ना मिले। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के बाहर फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि एक बॉम्ब फोड़ा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा आज, और उन्होंने ये कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये तो हमने कुछ सबूत आपके सामने पेश किए हैं, और एक तरह से उन्होंने ये इशारा किया कि जल्द ही सबूतों का एक और एटम बॉम्ब वो फोड़ने जा रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, आप सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिलता देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी पिक्चर बाकी है, अनलिमिटेड केसेस हैं, और ये भी बता दिया कि जल्द ही बिहार यानी कि 17 तारीख को राहुल गांधी बिहार में होंगे। बिहार से वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, जन जन को जगाने के लिए। अब एक तरह से जन का आंदोलन जो है वो जन जन को जगाने के लिए राहुल गांधी अब बिहार में डेरा डालने जा रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि अभी जो इम्तिहान की सबसे बड़ी घड़ी है
वो है बिहार। क्योंकि जो हो चुका है उसको कितना बदला जा सकता है ये एक अलग बात है, लेकिन जो होने जा रहा है उसको कितना बदलने की जरूरत है और रोकने की जरूरत है, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान ने हमें ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। एक वोट से सरकारें गिरती और बनती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है। आप समझिए एक एक वोट की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। एक घर में आप देखिए तो 80-80 वोटर मिल जाते हैं। लोग जिंदा हैं, वो सामने आके बता रहे हैं कि आई एम अलाइव, स्टिल अलाइव, और उनको मृत की श्रेणी में जो है वो डाल दिया जाता है। लोगों के जो घर हैं उन पर देखिए कि कैसे कैसे एक घर पर कितने कितने वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। कैसे बोगस वोटर्स जो हैं, फ्लोटिंग वोटर्स जो बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसीलिए एक साथ कई राज्यों के चुनाव जो हैं, जो पहले होते थे, वो नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि इन फ्लोटिंग वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचाया जाना है। और ये एग्जाम्पल हरियाणा, महाराष्ट्र और खासतौर पे महाराष्ट्र के संदर्भ में दिया गया। बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर डेटा अगर दे दिया गया होता तो ये जो एक सीट की उन्होंने बात की है, ये न जाने दर्जनों सीट अब तक सामने रख दी गई होती। यहां तक कि प्रधानमंत्री की जो सीट है वाराणसी, उसका डेटा भी, क्योंकि राहुल गांधी ने बताया कि 25 सीटों से सिर्फ वो प्रधानमंत्री बने हैं और 35,000 से कम के मार्जिन पर ये 25 सीटें हैं। तो आप समझिए कि कितने नैरो मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। और अब तो उनकी खुद की जो विधानसभा है, जो माफ कीजिएगा, जो लोकसभा है, उसके को लेकर भी, वोटर लिस्ट को लेकर भी लगातार पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग घिरा है, चुनाव आयोग फंसा है, लेकिन कई मौकों पर ऐसा लगा कि जैसे जस्टिस सूर्यकांत एक तरह से वो भाषा बोलते हुए नजर आए जो चुनाव आयोग की भाषा है। सवाल आपको पता ही है कि न्यायपालिका पर भी अब लोग तमाम जो है वो सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कितना इंसाफ, कितना न्याय मिलेगा, इसको लेकर भी एक सवाल है। क्योंकि ये समझिए आपकी 25 सितंबर को ये एक तरह से आखिरी वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। 30 सितंबर को ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। किसी का नाम है या नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आप ये समझिए कि अगर उनका नाम कट गया तो फिर उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। दो खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण अग्रवाल जी हैं, जो कि लगातार इस मामले पर बहुत बेबाकी से अपनी बातों को न सिर्फ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बल्कि जगह जगह जाकर एक तरह से जगाने का काम भी वो कर रहे हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल कार्यक्रम में। आपका पहला कमेंट, पहली टिप्पणी आज की सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? नमस्कार बुशरा जी। आज की कार्रवाई तो इस तरह से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख था या जिस तरह से पूछ रहे थे वो पूरा ज़्यादा करके चुनाव आयोग के ही तरफ दिख रहा था। और अगर जो अच्छे तर्क बिंदा गोवर ने जो रखे और डॉक्टर सिंघवी ने रखे और अंत में बहुत हद तक योगेंद्र यादव को जो मौका दिया 10 मिनट बोलने का, तो जिसके अंदर में जस्टिस सूर्यकांत भी हरियाणा के हैं, वो भी हरियाणा के हैं, तो दोनों का जो है एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरह से समझते होंगे। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे, मतलब उन्होंने कोई लॉ तो नहीं आर्ग्यू किया, लेकिन जो फैक्ट्स रखे वो वाकई हिलाने वाले फैक्ट्स। तो मतलब ये तो लग ही रहा है कि अगर थोड़ी सी भी वो होगी तो ये फैसला चुनाव आयोग के फेवर में जाएगा कि भाई ये प्रोसीजर को करते जाओ। क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में एक टेंडेंसी हो गई है कि जिस मामले को शुरू में ही स्टे लगाया जाए वो स्टे लगाते नहीं हैं, और
उसको बढ़ाते जाते हैं, अच्छा ये होने दो, आगे भी होने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाद में भी हम इसको जो है रोक देंगे। तो ये जो इस मामले में चला आ रहा है कि जब शुरू में गए तो जस्टिस भूनिया इंक्लाइंड थे स्टे देने का, लेकिन चुनाव आयोग ने विनती की कि 1 महीने में क्या बिगड़ता है। तब उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के पहले की डेट थी। अब वो पहले की डेट आई तो उन्होंने फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ड्राफ्ट रोल भी पब्लिश कर दो। तो अब जैसे जैसे वो प्रणाली पूरी होती है तो होता है कि भाई चलो अब इनका पावर तो है ही स्पेशल वो रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का नहीं हो। लेकिन जो बातें लोगों ने रखी वो बहुत चौंकाने वाली बातें थी, और मूल्य बात ये थी कि इससे आप वोटर्स का को डिलीट कर रहे हैं। ये प्रमाण देना जो है वो चुनाव जो आदमी का, जो सिंघवी साहब ने बड़े अच्छे से आर्ग्यू किया कि अगर हम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में हैं तो हमको कोई कागज अब नहीं देने की जरूरत है। अगर आप डिलीट कराते हैं, स्पेशली जब हम 9 चुनाव लड़ चुके, उसमें वोट कर चुके, तो ये आपका ये है कि आप दिखाइए या कोई और आदमी कहे कि हम सिटीजन नहीं है या हम शिफ्ट कर गए या जो भी है, तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करके जो हमारा हक ऑलरेडी है तभी आप उस हक को छीन सकते हैं। जी। और इस मामले में उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट था उसको भी पढ़ा जो इसी मामले में था, जहाँ की बॉम्बे के अंदर में लाखों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा था। तो उसमें भी ये बड़ी साफ तरीके से लिखा हुआ था, लाल बहादुर बाबू हुसैनी का जजमेंट है। तो उसमें बड़े साफ लिखा हुआ था कि सिटीजन का राइट जो है आप नहीं डिटरमिन करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे, और जब तक वो ये जवाब नहीं देता कि आप सिटीजन नहीं है हुआ तब तक आप उसका वोट का हक नहीं कर सकते। एक वो बिंदा ग्रोवर ने भी बहुत बढ़िया ये आर्गुमेंट किया कि ये जो लेटर इन्होंने जो इन्यूमरेशन फॉर्म बनाया है और जो इन्होंने फॉर्म में जो तब्दीली की है, ये इनको कोई हक नहीं है जब तक कि इसको पार्लियामेंट नहीं अप्रूव करे। और इन्होंने जो पुराने फॉर्म्स जो लॉ के अंदर में दिए गए थे, फॉर्म 6 को भी बदल दिया, 7 को भी बदल दिया, इन्यूमरेशन फॉर्म की पूरा वो लैंग्वेज बदल दी, जबकि वो फॉर्म 4 का था। तो बोले ये इन्होंने जो नई एक्सरसाइज अपने मनमानी से की है, ये तो कभी कर ही नहीं सकते थे, पार्लियामेंट ने इनको कौन सी अथॉरिटी दे दी। तो ये जो है कानून बनाने का पावर जो है चुनाव आयोग के पास नहीं है। प्रोसीजर टू डिलीट या वो जो ऑलरेडी लेड डाउन है उसको भी ये वेरी नहीं कर सकते। और एक उन्होंने बहुत ही, मतलब मैं खोजूंगा वो जजमेंट कहाँ है, क्योंकि जिस जज ने लिखा है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के पावर दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को तो वो जो है डेस्पॉट हो जाएगा, वो तानाशाह हो जाएगा, उसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो वो जो उस समय की बात कही हुई है वही काम जो है ज्ञानेश गुप्ता कह रहा है कि आई एम किंग, हम जो चाहे बोलेंगे, मैं जैसे चाहूँ डील करूंगा, इलेक्शन कमीशन पुराना नहीं रहा, हम आपसे नहीं, हम तो केवल आपके नेता प्रतिपक्ष के जो है मेन राहुल गांधी के नीचे लोगों से मिलेंगे नहीं, आप 30 आदमी आइए, पार्लियामेंट्री क्या होता है, और पूरा रिवाइज कर दिया। योगेंद्र यादव ने ये बात दिखाई कि जहां पर इलेक्शन कमीशन नहीं होता है और सरकार नहीं इंटरेस्टेड होती है कि लोगों को मतदान करने का हक दिया जाए, उन देशों में ये देखा गया है कि करीब करीब 74-75% जो है पॉपुलेशन ही को वोटिंग राइट है, क्योंकि बहुत कारण से एक आदमी आगे नहीं जाता, वोट नहीं करता। वो भारत में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के लिए बावजूद भी ये 98-99 और वो दिखा रहे थे कि ये आप मतदाता के ऊपर या नागरिक के ऊपर आप जो ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कागज वो करने की और देने की, तो उससे जो वोट कटेंगे यहाँ भी वही हालत होगी जो कि और कोई और सब देशों में है। और भी दूसरी बात उन्होंने जो कही, जो हम लोग पहले से कह रहे थे, कि ये खाली जो है 65 लाख का डिलीशन का मामला नहीं है, इसमें 18-20 लाख
जो है वोट जो है पॉपुलेशन है वो ऐड भी हुआ है, तो उसको अगर आप ले लेंगे तो कम से कम इनको कहीं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाना चाहिए था कि एक आदमी ज्यादा था। ये तो कहीं भी नहीं दिखाए, जो है एक वोट कहीं बढ़ाओ, खाली जी काटने ही अरुण में जी, लगे ये जो हुए। बात कही गई जी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपने 65 लाख मतदाता जो है वो डिलीट किए, क्या आपको एक भी मतदाता नहीं मिला जिसको आप ऐड कर सके? मतलब ये एसआईआर की प्रक्रिया तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग खुद ही बता रहा है कि ये सिर्फ डिलीशन की प्रक्रिया है, शामिल करने की बिल्कुल नहीं है। वो जो मतदाता सूची को शुद्ध करने की, बीजेपी की लैंग्वेज में अगर कहें, हालांकि उसका इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है कि शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है, और फिर वो जो 2 लोगों को लेकर आ गए तो उसको कहने लगे, द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि ये नौटंकी है, ड्रामा है। अब आप सोचिए देखिए कि जिनके नाम कटे हैं वो खुद आए हैं सबूत के नहीं तौर नहीं पर। नहीं, ये उनकी थोड़ी सी वो थी सज्जनता, माने जेंटलमैनलीनेस थी, कि उन्होंने ये बात नहीं कही कि आपने कहा था कि आप 15 मृतक दिखा दीजिए जिनका नाम जो है इंक्लूड हो गया तो हम एसआईआर को जो है ये कर देंगे। ये ओरल वही बात है ना, ओरल तो बहुत कुछ बोल जाते हैं और जब जजमेंट होना होता है तो उल्टा करते हैं। तो इस बात को उन्होंने रिमाइंड नहीं किया। अगर चूंकि उनको इतना समय दे दिया गया था, वो नहीं ये करना चाहते थे, कोर्ट ने तो खुद ही कहा ना कि 15 दिखा दीजिए, तो 15 में तो अभी 2 तो वो दिखा ही रहे हैं। तो ये उसका वो संदर्भ था जिसमें वो 2 लोग को लाए थे, और जरूरत होती तो 15 को भी ला देते। लेकिन इनका जो आम जनता पर लोग जानते हैं कि लाइव होंगे और लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए इनकी जो मानसिकता है कि ये तो नौटंकी, अरे ऐसे 2 नहीं, वहां 2 लाख लोग हैं जिनका तुमने इस तरह का वो किया है, और किस तरह के गरीब लोगों का काटा है तुमने वोट, जो कि अमीर की पार्टी को वोट देंगे ही नहीं। और भाजपा तो है ही अमीरों की पार्टी, वो पैसा भी उन्हीं को देते हैं, कानून भी उन्हीं के फेवर में बनाते हैं और सारी चीजें ले लेते हैं। तो ये जो है उनकी एक मानसिकता दिखाती है कि ये किस तरह से सोचते हैं, जबकि जजों ने उनका उसका बुरा नहीं माना, बुरा ये लोग मान रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो? वो परमिशन लेके जनरली नहीं अलाउ किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल नहीं, आज हमारे पास फुर्सत है, 10 मिनट हम आपको सुन लेंगे, हम और बैठ जाएंगे, लेकिन कल जो है नॉर्मल कोर्ट चलेगा। तो उन्होंने सुन ली, सुन के ये भी कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छी, क्योंकि वो तो लॉ पर आर्ग्यू कर ही नहीं रहे थे योगेंद्र यादव, वो तो केवल फैक्ट्स पर आर्ग्यू कर रहे थे और नए नए चीजें बता रहे थे कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कि महिलाओं का ज्यादा वोट कट रहा है। तो उस पर उन दोनों ने कहा भी कि हरियाणा और बिहार में जो है करीब करीब एक ही स्थिति है कि जेंडर पॉपुलेशन जो है महिलाओं का कम है, 910 2000 है ड्यू टू इन्फेंटिसाइड। तो ये सब यहाँ पर ये हो रही थी। एक वो लास्ट फेज थोड़ा रिलैक्स, वो अच्छे टोन पर खत्म होता, बट फॉर दिस ये द्विवेदी और इन लोगों का जो है ये कि इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स, ये सब करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा। और उन्होंने फिर कहा भी अपने तरफ से, भले वो कुछ और सोचते हो, ये एक दूसरे की एडवर्सेरियल लड़ाई नहीं है, ये के साथ अरुण जी, तो मेरा ये सब सवाल ये है, इससे पहले सिद्धार्थ जी के पास में आऊं, लोगों को जानने में अब ये इंटरेस्ट है कि ये जो एक जन आंदोलन बन चुका है, आप देखें कि हर गली नुक्कड़ चौराहे पर इसको लेकर ये बात हो रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी है, एक है जनता की अदालत और एक है सुप्रीम कोर्ट, वो भी एक तरह से जनता के लिए ही होती है, लेकिन अलग अलग मौकों पे हम अलग अलग चीजें देखते रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि जो आर्ग्यूमेंट्स आज आपने सुने हैं और जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, कितनी उम्मीद आप इससे लगाते हैं कि कल की सुनवाई और उसके बाद की सुनवाई में कहां जाता हुआ आप ये देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है? क्या इस तरफ किसी तरह का इंडिकेशन, और अगर नहीं लग सकती है तो क्या इसमें कोई इस तरह का हम बात देखें कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स आप शामिल कर लें, या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरह के तेवर इख्तियार किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से उसी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए जो आज के आर्ग्यूमेंट हुए, और ऐसे भी लोग कर रहे थे, हमारे गर्ग साहब ही हैं, वो बार बार कह रहे थे कि ये फॉर्म 4 जो है इन्यूमरेशन का फॉर्म है, इसको इन्होंने बदल दिया,
इनके पास ये कहाँ से अथॉरिटी है कि फॉर्म 4 को बदल दें। तो इस पहलू पर जो है सिब्बल साहब ने काफ़ी अच्छे से शुरू में आर्ग्यू किया, और इसको जो है वृंदा ग्रोवर ने भी आर्ग्यू किया। तो कानूनन तो ये है कि ये अवैध है, और इसका एक ही मकसद है कि जो 24 में हेरा फेरी का वो है उसको हम बदल दें, उसको हम जो है गाड़ दें कि उसको लोगों को एक्सेस नहीं मिले, कि उससे सब चोरी पकड़ी जाएगी। ये उनका मेन मकसद है। तो अगर अब हम लोग कई बार देखते हैं कि कानून के बावजूद भी जो है लोग अपना मिडवे अच्छा आधार को रिकग्नाइज करते हैं, एपिक को रिकग्नाइज करते हैं, ये जो है इंटेंसिव रिवीजन होने दो, उनको आखिर में पावर है, ये इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। ये कहीं ना कहीं जाके ऐसा ही कुछ जो है जजमेंट आवेगा, जैसे कि चंद्रचूड़ साहब का आता था। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जो हुआ कम से कम सबके सामने हुआ। लेकिन जो आपका प्रश्न था वो थोड़ा भिन्न है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो दो तरह का आंदोलन है। मेन आंदोलन है कि तुमने वोट चोरी की, बेईमानी से तुम इलेक्शन जीते, तुम जो है वोट चोरी से आज गद्दी छोड़ो। ये है मेन मुद्दा राहुल गांधी का और ऑपोजिशन का। SIR भी है कि और फ्यूचर में किए जा रहे हो, लेकिन जो ये अभी एजिटेट कर रहे हैं वो ये है कि भाई तुमने ये किया और डेटा कहाँ है, तुम उसको ये दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, अभी उस पर फोकस है। अब वो कल से, और इन लोग का भी सोचना सही है कि भाई इनको कोर्ट से क्या लेना देना, आप अपना करते रहिए, हम तो एजिटेट करेंगे। अब जब ये एक्सक्यूज मी बिहार में जाके जब एजिटेशन होगा तब लोगों को वहां पर पता चलेगा कि भाई ये SIR भी जो है मेन टारगेट पे है। लेकिन अभी तक इनका जो मेन फोकस है SIR से, इनमें यूनिटी आ गई, क्योंकि ये हर एक स्टेट को और हर एक पार्टी को ये इफेक्ट करता है। लेकिन अभी इमीडिएटली तो बिहार को करता है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वोट काटेंगे तो इन्हीं का काटेंगे। फिर उन्होंने ये सब भी आंकड़े दिए कि इतने करोड़ लोगों का है, और BLO का रोल है कि ERO का कि एक दिन में इतना ही वो कर सकता है, तो समय कहाँ है। और सबसे जो पावरफुल आर्गुमेंट था कि देखिए आप 30 सितंबर तक के आसपास आप फाइनल रोल जब लाएंगे और वोट काट के बैठ जाएंगे, तो उसके बाद तो जो वंचित रह गया वो तो अपील करके उसमें जा ही नहीं सकता है, और तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो हर तरफ से जो है तथ्य और वो तो बहुत अच्छे थे। ये भी सही है कि वो डेविल्स एडवोकेट भले प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आयोग तरफ से जो है वो कर रहे थे। अब जब चुनाव आएगी तब पता चले किस तरफ है। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने भी पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से, पूरा जो सुनवाई है उसको सुना होगा, देखा होगा, दलीलें दी जा रही थी और जो बेंच से जो कहा जा रहा था वो सब। मेरा सवाल है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कोई उम्मीद, आपको लग रहा है SIR की, हम क्योंकि सुनवाई उसी को लेकर हो रही है, दो चीजें चल रही हैं। पार्लियामेंट के बाहर SIR को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसे तरीके लगाए जाए, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये अब एक नारा बन गया है और कायर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह तरह से एक नारा बन गया है। एक ये आंदोलन चल रहा है जो सड़कों पर हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जिससे जुड़ रहे हैं, मिस कॉल दे रहे हैं और राहुल गांधी के अभियान से जुड़ रहे हैं। दूसरा, SIR की रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें दलों के ही, जाहिर सी बात है, उनकी तरफ से ही उनके नेताओं ने इसको किया है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। दोनों लड़ाई चल रही हैं। चुनाव आयोग क्या पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है? क्या अपनी गलतियों को वो मान रहा है? क्योंकि एक बार तो उसने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है, कुछ तो गलतियां इसमें हुई होंगी। अब कुछ तो गलती में आप किसी का वोट काट दे रहे हैं, ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? नहीं, ये तो ऐसा ही कहना हो गया कि मैं 10,000 लोगों के बीच में था, 2-3 का मैंने खून गलती से कर दिया, तो गलती से कर दिया खून, तो एक खून कीजिए, 2 खून कीजिए, 10,000 लोगों के बीच में कीजिए, एक आदमी का खून कीजिए, खून तो खून होता है। तो इस तरह का तर्क तो ये तर्क बचकाना नहीं है, मेरे ख्याल से ये धूर्तता वाला तर्क है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन बना हुआ है, उसका 2 कारण है। कोई भी जब न्याय एक ऐसी चीज होती है
कि व्यक्ति न्याय को अलग ढंग से देखता है और व्यवस्था न्याय को अलग ढंग से देखती है। एक छोटे बच्चे को भूख लगती है, वो अपने माँ बाप के पास कहता है, मम्मी को कहता है कि मुझे खाना चाहिए। उसको अगर उस समय खाना नहीं मिला तो उस बच्चे को भी लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ न्यायपालिका या व्यवस्था जब न्याय को देखना न्याय की कोशिश करती है तो वो कुछ विधान देखती है, वो कुछ कानून पढ़ती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये विषय भले सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर तक सीमित हो, लेकिन जनता के बीच में ये सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं है, क्योंकि एसआईआर केवल बिहार तक है। लेकिन अभी भारत में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चर्चा हो गई है। तो जनता के मन में पूरी की पूरी व्यवस्था के क्या कहते हैं निष्पक्षता पर सवाल जनता के मन में उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उसका केवल एक पहलू आया है, वो है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर बिहार का। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि जनता के मन में इस चीज की भावना कुछ और है। जनता इसको केवल बिहार के एसआईआर से नहीं देख रही है, वो कुल जमा देख रही है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं, भारत में जो शासन है, जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, वो कहीं स्वतंत्र है या कहीं बीजेपी के पल्ले में जाके बैठ गया, उसके पाले में जाके बैठ गया है। तो मेरे ख्याल से इस निष्कर्ष को देने के लिए, इस जजमेंट को देते समय सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि यह विषय केवल बिहार के एसआईआर तक सीमित नहीं है। अब आते हैं इस विषय पर, क्योंकि यह चर्चा तो केवल आज सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, तो हमको ध्यान में रखना है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही थी, ये दूसरी बेंच कर रही थी। पहली बेंच में जिस समय पहली बार इसका अपील गया था, जिसको एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में शायद गर्मी की छुट्टी चल रही थी, वो वेकेशन बेंच था। लेकिन उस वेकेशन बेंच ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने काम किया ये था कि इस विषय को सुनने के बाद उसने 4 मुद्दे बनाए थे, वो 4 इश्यूज उसने फ्रेम किए थे कि इन विषयों पर ही ये चर्चा होगी, इस विषय से बाहर ये चर्चा नहीं होगी। पहला विषय था कि क्या केंचुआ को एसआईआर करने का पावर है। मतलब पावर का मतलब होता है कि क्या कहीं के किसी कानून में ये लिखा हुआ है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को एसआईआर नाम की प्रक्रिया करने की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की कहीं पर इस तरह का कानूनी प्रावधान है क्या। पहला सवाल यह था कि क्या उनके एसआईआर करने का पावर है कि नहीं। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्रेम किया था कि क्या केंचुआ एसआईआर की प्रक्रिया जो अभी वो कर रहा था, क्या वो प्रक्रिया ठीक है। मतलब पहला था पावर, दूसरा था प्रोसेस, कि क्या वो प्रोसेस ठीक था कि नहीं। तीसरा उसने सवाल किया था कि केंचुआ को ये करने के लिए क्या पर्याप्त समय है, कि जिस समय सीमा को केंद्रीय चुनाव आयोग बोल रहा था कि हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि क्या उस समय सीमा के अंदर वो काम हो सकता है। मतलब आप कहिए कि 20 ओवर में 100 रन बनाना है तो आसान हो जाता है, लेकिन 100 रन बनाना 1 ओवर में कहिएगा तब तो असंभव हो जाता है। तो रन तो 100 ही है, लेकिन आप कितने समय में बना रहे हैं उस पर निर्भर कर जाता है। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चुनाव लोगों को शामिल करने का अभियान है, लोगों को बहिष्कार करने का नहीं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, नॉट ऑफ एक्सक्लूजन। अब एक एक विषय पर आते हैं। सबसे पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग को एसआईआर करने की कानूनी अधिकार है। भारत के किसी संविधान में, किसी कानून में चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लिखा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है। जो कर रहे हैं, ये कानून की किताब में कहीं इस चीज का नाम नहीं है, एसआईआर नाम का चीज नहीं है। उनके पास रिवीजन करने का अधिकार है, स्पेशल रिवीजन करने का अधिकार है, इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का उनके पास अधिकार नहीं है। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक सवाल किया था, उसके जवाब में यह आता है कि उनके पास कानूनी प्रावधान नहीं है। क्योंकि कानूनी प्रावधान एक ऐसी चीज होती है, एक देखिए, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शक कार्यक्रम देखते हैं, उसमें सभी क्या कहते हैं, सभी तरह के दर्शक होते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि भारत में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं, गलत लोग आ गए हैं, विदेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, तो वो लोग कैसे वोट करेंगे। तो हमको वोट को निकालना है, उनको तो निकालना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर का कचरा भी फेंकते समय ना कोई एक प्रक्रिया होती है। आप ऐसे ही घर का कचरा निकाल के घर के बाहर पड़ोसी के सामने नहीं फेंक सकते हैं। आरडब्ल्यूए में तो आजकल रहते हैं, तो आपको ड्राई वेस्ट का डब्बा अलग रखना पड़ता है, वेट वेस्ट का अलग रखना पड़ता है, हैजार्डस वेस्ट का अलग रखना पड़ता है। आपके नीचे घर में जब गंदगी उठाने की कचरा गाड़ी आती है, उसका एक समय होता है, वो घंटी बजती है, तब आपको ले जाके अपने अपने कचरे वहां डालने होते हैं। तो अगर इस देश में कुछ लोग विदेशी आ गए हैं और उनको वोट से वंचित भी करना है,
तो वो वंचित इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरी इच्छा हो गई है, कचरा ऐसे ही फेंक नहीं सकते, उसकी एक प्रक्रिया होगी। जिस प्रक्रिया के बारे में अरुण जी ने कहा था कि कोई एक जजमेंट है इससे पहले कि वो चुनाव आयोग को, होम मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर सकता, वो करने की प्रक्रिया है। तो दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ा दोष आ जाता है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया में दोष यह है कि चुनाव आयोग ने खुद जो वोटर कार्ड दिया था, जिसके ऊपर इन्हीं लोगों ने 65 लाख लोगों ने वोट दिया था, और आज वो चुनाव आयोग कैसे कर सकता है कि जो वोटर कार्ड मैंने आपको दिया था उसी को मैं मान्य नहीं करूंगा, आप आधार को मत मानिए, इधर उधर की चीजों को मत मानिए, तब तक तो समझ में आता है। लेकिन मैं अपने बच्चे को ये तो नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा है और कल से मैं नहीं मानूंगा, मैं अमान्य कर सकता हूं। आप अपने बच्चे को अमान्य नहीं कर सकते, वो असंभव चीज होती है, वो डीएनए और बायोलॉजिकली असंभव है। आपका उससे बनेगा या नहीं बनेगा, आप अपने बच्चे से बात नहीं कीजिएगा, वो मंजूर है, लेकिन आप अपने बच्चे को वो मेरा बच्चा नहीं है ये नहीं कर सकते। तो दूसरे प्रक्रिया में ये दोष आ जाता है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना ही दिया हुआ वोटर कार्ड को नामंजूर करते हैं, तो वहां पर प्रक्रिया में दूसरा दोष आ जाता है। और तीसरा कि क्या ये करने का समय पर्याप्त है। तो अगर समय पर्याप्त था तो समय पर्याप्त नहीं था, इसीलिए तो 124 साल की महिला पहली बार की वोटर बन गई। ट्रंप के पास, कुत्ते के पास और बिल्ली के पास वोटर आईडी और आईडी कार्ड पहुंच गया है। 5000 वोटर यूपी के हैं और उनका यूपी में भी वोटर कार्ड है, और बिहार के क्या कहते हैं चुनाव क्षेत्र में भी वोटर कार्ड है। 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका घर का नंबर 0 है। 39 साल का एक आदमी है जिसके 42 बच्चे हैं, सबसे बड़े बच्चे का उम्र 78 साल है। तो ये अपने आप में बताता है कि कम समय में किया गया काम। बिहार में एक कहावत है, हड़बड़ की शादी कनपट्टी में सिंदूर कहा जाता है। मेरे ख्याल से अरुण जी उस चीज को समझ जाएंगे, वो भी शायद बिहार के हैं। हड़बड़ की शादी कनपट्टी में सिंदूर वाली बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा कि क्या चुनाव, कोई एक चुनाव किसी लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया होनी चाहिए या बाहर निकालने की, बहिष्कार करने की। अब चुनाव आयोग खुद बोल रहा है कि हमने जो लिस्ट बनाया उसमें 65 लाख लोग घट गए। तो मुझे बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मोदी जी की बात माने तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ट्रिलियन, फलाना ट्रिलियन डॉलर की हो गई, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हो गई। हमारा भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। जब हर चीज बढ़ रहा है तो वोटर कैसे घट जाएगा भैया? जब हर चीज बढ़ रही है तो वोटर भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा है कि 65 लाख वोट घट गए। तो मेरे ख्याल से इन चारों मुद्दों के ऊपर, इन चारों विषयों के ऊपर, इन चारों प्रश्नों के ऊपर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने ऊपर डाला है, वो खुद ही इसमें इसका जवाब अगर मिलेगा, और ध्यान में रखिएगा ये 4 में से 1 का भी अगर जवाब संतोषजनक नहीं आया तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत साबित हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि 4 में से 3 हो गया, 2 नहीं भी हुआ तो चलेगा। चारों में चारों का जवाब स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि हाँ, चुनाव आयोग को एसआईआर करने की कानूनी मान्यता प्राप्त है, कि हाँ चुनाव आयोग ये प्रक्रिया ढंग से कर रहा है, कि हाँ ये चुनाव आयोग करने के लिए इसके पास समय पर्याप्त है, और हाँ कि ये करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, बहिष्कार नहीं होगा, लोग शामिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि ये चारों ही चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस चीज में सुप्रीम कोर्ट को आज ने, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई इसकी करेगा और कल भी करेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही बंधा हुआ है। क्योंकि अगर ये जजमेंट, खुदा न खास्ता मान लीजिए बुशरा जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर चुनाव आयोग के पक्ष में आ गया और चुनाव आयोग जो ये कर रहा है उसको सही ठहरा दिया, उसके बाद तो चुनाव आयोग कहेगा मैंने नहीं किया भैया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से किया है। उसके बाद सोचिएगा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है। जिस दिन बिहार में चुनाव होगा उस दिन 65 लाख लोग अपना अपना वोटर कार्ड लेके घर से बाहर निकलेंगे और कहेंगे हमने तो पिछले चुनाव में वोट दिया था और मुझे पोलिंग बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, पोलिंग बूथ के अंदर तो केंचुआ के 3 ऑफिसर रहते हैं और 2 पुलिस वाले बाहर खड़े रहते हैं बेचारे डंडा लेके।
पोलिंग ऑफिसर 7 होंगे और बाहर एक एक बूथ के बाहर 75 लोग रहेंगे, क्योंकि 65 लाख लोगों का नाम कटा है। बिहार में 91,000 बूथ हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स से बताता है कि हर बूथ के बाहर 75 आदमी खड़े रहेगा और वो 75 आदमी गुस्से में खड़ा रहेगा। वो 75 आदमी जिद कर रहा होगा कि मैंने पिछले बार वोट दिया है, ये रहा मेरा वोटर आईडी कार्ड, मुझे कैसे अंदर नहीं जाने दोगे। तो मुझे बताइए कि क्या दुनिया में एक भी इस तरह का कि बिहार के पास इतनी मिलिट्री है, इतनी पुलिस है कि एक दिन 65 लाख लोग सड़क पे आ गए हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर को बचा ले। कल हमने देखा कि 300 लोग भारत के सांसद अगर सड़क पे आ गए थे तो पूरी दुनिया में मोदी जी की डंका का लंका लग गया। रॉयटर्स से लेके, बीबीसी से लेके, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, अल जजीरा से लेके, फ्रांस 24 से लेके, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से लेके सब लोगों ने तू करना शुरू कर दिया। सोचिए 300 लोग सड़क पे आए पर तब तो पूरी दुनिया के मीडिया में मोदी जी का जो डंका था उसका लंका लग गया। जिस दिन 65 लाख लोग सड़क पे खड़े रहेंगे उस दिन पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि भारत में चुनाव होता है और नागरिक वोट ही नहीं डाल सकता, तो भारत का चुनाव कैसे हुआ। तो और उस समय सुप्रीम कोर्ट, उस समय ये जो पूरा का पूरा ठीकरा है ये सुप्रीम कोर्ट पे फूटेगा, क्योंकि चुनाव आयोग बोलेगा मैंने थोड़े किया, सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी से किया। भाजपा बोलेगी हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो भारत में जो अंतिम एक लोगों का भरोसा है न्यायपालिका पर, वो भारत को ही नहीं है, दुनिया भर के देशों में भी भारत की न्यायपालिका का एक नाम है, भारत का सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का एक नाम है। उस पर इतना बड़ा बट्टा लगेगा, इतना बड़ा बट्टा लगेगा जिसको कि शायद मिटाना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को संज्ञान में लेगा। आज अगर उसने वकीलों के अलावा योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को बुलाया और कहा कि आप अपनी बात रखिए, इसका मतलब वो भी सोच रहा है, उसको भी पता है कि अगर इस चीज में इस निर्णय में थोड़ी सी भी चूक हो गई तब तो इसका खामियाजा भारत की जनता नहीं, सबसे बड़ी न्यायपालिका के, सबसे गर्मी इसकी जो गर्मी है ना, ये सीधे न्यायपालिका के ऊपर आके लगने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से न्यायपालिका इस चीज को संज्ञान में लेके होशियार रहेगी। थोड़ा हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वो खुद बंधे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा निर्णय देना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं वो खुद अपने ही 4 जो क्वेश्चंस फ्रेम उन्होंने किए थे उसमें बंधे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कुछ अच्छा नतीजा आएगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद भी है और जिस तरह की दलीलें हैं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं क्या सोचती हूँ, सिद्धार्थ जी क्या सोचते हैं, अरुण जी क्या सोचते हैं, उससे नहीं, बल्कि कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है, जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या चीज सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह के फैसले दूसरे तरीके से भी आते रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े फैसले आए हैं जिनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जिसमें लोगों की भावनाओं को देखकर भी फैसले किए गए हैं, वो भी हमने देखा है। अरुण जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि नैरेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नैरेटिव की इस पूरी जंग में राहुल गांधी इतने आगे बढ़ गए हैं कि चाहे वो हम मीडिया की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब तो लोग भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को अलग अलग नहीं कहते हैं। अब लोगों का ये कहना है कि ये तो एक ही है, यानी कि चुनाव आयोग कहिए, भारतीय जनता पार्टी कहिए, ये एक ही बात है। ये अब आप ये देखिए कि ऐसे वक्त में जब मीडिया पूरी तरीके से गुलाम है, मीडिया लगातार जिसको खोज कर ये लाना चाहिए था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, वो ये बताने में लगी है कि राहुल गांधी कितने गलत हैं। दूसरा जो नैरेटिव एक ये बनाया है राहुल गांधी ने, जो लोगों के जहन में भी डाल दिया है कि चुनाव आयोग जो है वो दरअसल चोरी कर रहा है और नरेंद्र मोदी उसमें पूरी तरीके से शामिल है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये आने वाले वक्त में आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए 0.1% कि चुनाव आयोग से उस तरह का फैसला नहीं आता है एसआईआर को लेकर, जैसे उम्मीद की जा रही है कि इसको रद्द किया जाए, या कोई एक ऐसा फैसला हो जिसमें दोनों पार्टियों को हम कहें कि एक तरह की तसल्ली हो, तो क्या आपको लगता है कि एक अगर ये आंदोलन की शक्ल लेता है, राहुल गांधी बिहार जाते हैं और ये बड़ा बनता है, तो क्या फिर कोई उम्मीद आपको लगती है कि चुनाव आयोग झुकेगा? क्या वो जो जनवरी का इलेक्टोरल रोल है उसके आधार पर कर पाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट से उसे और एक मोहर मिल जाएगी? आवाज खोले अरुण जी की। अच्छी जी, आ रही आपकी बात। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि अच्छी दलील देने के बाद भी
और कानून आपके हक में होने के बाद भी जो है फैसला आपके साथ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या जज होते हैं कि फैसला तो किसी भी तरफ से लिख सकते हैं। अगर मैं खाली आपका तर्क लिखूं और दूसरे साइड का हम तर्क डील ही नहीं करें तो उस तरफ फैसला चला जाता है। तो अब ये है कि क्या ये माइंड मेडअप है, नहीं मेडअप है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज के तारीख में जो लोगों ने तर्क रखे, सिंघवी साहब ने और विंदा ग्रोवर ने, उसका कोई माने कोई काठी नहीं है। या गर्ग साहब थे जो फॉर्म 4 की बात कर रहे थे कि यही इनुमरेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको वेरी करने का कोई राइट नहीं है, फॉर्म 6 को चेंज करने का राइट नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, अगर आप खाली कानून के तरफ से देखें तो भी गलत है, और अगर आप फैक्ट्स पर देखें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, वन मैन वोट देखें, तो हर तरह से ये गलत है। फैसला ये भी आ सकता है कि ठीक है बिहार में मत लागू करिए, बाकी आगे करिए। फैसला ये भी आ सकता है कि भाई जब आपने खुद कहा तो एपिक कार्ड और वोटर कार्ड को आप रिकग्नाइज करिए। अगर आप वोटर कार्ड और एपिक कार्ड को रिकग्नाइज करते हैं तो उसके बाद उसमें बचता क्या है, उसके बाद आप तो गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी मतलब कि पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये हम लोग अगर सोचें कि चुनाव आयोग को एकदम मना कर देंगे, ये उम्मीद कम लग रही है, कितना भी आपका केस मजबूत हो। लेकिन देखिए आदमी वो आप देखते हैं कई बार पिछले 4-5 साल में जब जनता के तरफ का फैसला आया तो लोगों में कितनी खुशी जागी, क्योंकि बहुत कम फैसले आ रहे हैं। बहुत हम लोग भी देख रहे हैं कि कोर्ट का जो रवैया है वो सरकार के रवैये से मैच करता है, और बहुत हद तक जो है सरकार जो है ही जजों को अपॉइंट कर रही है। ये कागज पर जो भी हो, लेकिन जो है जो लोग इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, उनके चांसेस, और इसके कारण हाई कोर्ट में भी ऐसे जजेस हैं कि वो पहले ही से तैयारी कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है फैसले के कारण मेरा नंबर ना कट जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पतन हुआ है, जैसे हर जगह हुआ है। अब गोदी मीडिया की बात रही तो गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी देखिए, उनको वही देखते हैं जो भाजपा के सपोर्टर हैं। हमें बहुत कम लोग मालूम है जो कि भाजपा के सपोर्टर नहीं हो या भक्त नहीं हो जो कि इस मीडिया को देखते हैं। बहुत लोगों ने अखबार भी लेना बंद कर दिया, जो न्यूज़ चाहिए वो इंटरनेट पर मिल जाती है जी। और एल्गो का जमाना है। तो जिस तरह की आपकी थिंकिंग है उसी तरह की जो है आपको न्यूज़ मिलती है। हमें तो कोई भी ऐसी न्यूज़ हमारे गूगल वगैरह से नहीं मिलती कि जिसमें कि भाजपा का बहुत ज़्यादा पक्ष हो। तो वो तो कंट्री डिवाइडेड है। अब कितना डिवाइडेड है, किस तरह का डिवीजन है, वो आंकड़े पर हम ये कर सकते हैं। लेकिन ऑल अराउंड जो है एक जो है ये जो गिरावट हुई है, देखिए आप कहिए कि नोट चोर तो वहां तक तो चल जाता है, लेकिन जहां आप कहते हैं वोट चोर तो वो हर आदमी को इफेक्ट करता है। वोट चोर कहते हैं तो जो गरीब है वो सबसिस्टेंस मतलब कि हाशिए पर अपना वो जीवन जो जी रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अगर अंबानी के पास जो है 50,000 या करोड़ हैं तो उसको तो 5 रुपये मिलने वाले नहीं। लेकिन उसका अगर आप वोट ले लेंगे तो वो जो है ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है। अब है कि क्या वो देखिए हर चुनाव में हम देखते हैं कि लोगों के वोट जो है काटे जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पर आते हैं, कुछ कैमरा घूम जाता है और वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस बार अगर मास लेवल पर हुआ और एजिटेशन के बाद हुआ तो इसमें तो लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब ये 2-4 लोगों के हाथ में है। चुनाव आयोग तो एकदम ही मतलब अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दिया और बेशर्म हो गया। इनको कोई चिंता नहीं है, ये देखते हैं कि हम जितना भी ऑपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं उतना ही मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, उतनी ही हमको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, उतने ही मेरे बच्चों को जो है माल पानी वाला जो पोस्ट है वो मिलेगा। और जो है वो देख ही रहे हैं कि हम आपको अपॉइंट करें, आप मेरा काम करें, फिर हम आपको और उसका रिवॉर्ड दे रहे हैं।
तो ये तो चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, जी, जो हमारा एक पतन भी हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। जाहिर सी बात है। और अगर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसी पर अगर आपको यकीन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए और उसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता नजर आए, अगर ये हो कि वो सरकार का एक तरह से पार्टी बनकर काम कर रहा है, तो सोचिए फिर इंसाफ के लिए लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे और किसका दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र भी क्या सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र रह गया है, क्योंकि आप देखें चुनाव आयोग जिस तरह से मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग का मतलब इस देश में जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि वोट करने की, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि फ्री एंड फेयर वो इलेक्शन हो। जो हाशिए पर भी खड़े लोग, कि कोई भी हो, चाहे अमीर तरीन हो चाहे हाशिए पे खड़ा हो, किसी का भी वोट जो है वो किसी भी तरीके से जाया ना चला जाए या वो उस अधिकार से वंचित ना हो जाए। लेकिन अभी जो हो रहा है वो एकदम से खुला खेल हो रहा है। मरे हुए को जिंदा, जिंदे को मरा हुआ। यहाँ इस घर में इतने लोग रहते हैं, एक शख्स के 42 बच्चे हैं, किसी के कितने बच्चे हैं, कोई 124 साल का है तो वो फर्स्ट टाइम वोटर है, मकान के नंबर के आगे 00 लिखा हुआ है, तो कहीं पर नाम के आगे सिर्फ शून्य यानी कि सिर्फ डॉट लिखा हुआ है। तो ये जिस तरह का मजाक हो रहा है वोट के साथ, आपके वोट के अधिकार के साथ, ये शायद ही आजाद भारत में कभी देखने के लिए मिला, और शायद क्या फॉर श्योर इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला। वो चुनावी प्रक्रिया जिसको लेकर हम सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, हमारी प्रक्रिया को लोग एक एग्जाम्पल की तरह कोट किया करते थे। अब आप ये सोचिए कि हम जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने कहा कि जितने भी न्यूज पेपर्स हैं या वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल, वो ये कह रही हैं कि कैसे जो लॉ मेकर्स हैं वो कैसे सड़कों पर उतरे हैं वोट चोरी को लेकर। ये हेडलाइंस अब बनती हुई नजर आ रही हैं। यहां हमारा लोकतंत्र जो है वो पहुंच गया है। लेकिन क्या जो तेवर अभी विपक्ष के हैं सिद्धार्थ जी, वो क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी इस तरह से फंस गए हैं और नैरेटिव की इस जंग में पूरी तरीके से ऐसे हार गए हैं कि उनको रिबटल या क्या क्या जवाब दिया जाए वो भी समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि जो भी वो बात करें वो इतनी बेतुकी हैं कि लोग जो है उनके खुद समर्थक भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम बातों पर। जिस तरह की बातें करें, वही राहुल गांधी को लेकर जो घिसी पिटी बातें कहते रहे हैं वही अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी, पहाड़ मार लिया कि जो थोड़ा सा इंडिया गठबंधन में हम एकजुटता की थोड़ी सी कमी हम देख रहे थे, एक फायर जो है जिसकी कमी थी, वो फायर पूरी तरीके से आ गई है। सड़कों पर उतर गए हैं, जमीन पर बैठ रहे हैं, बैरिकेटिंग लांद रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं जनता के वोट के लिए, क्योंकि ये उनकी भी लड़ाई है, उनके लिए भी करो और मरो है ये। जी, मेरे ख्याल से इस पूरे प्रकरण में ना एक पुराने जमाने में एक कहानी हुआ करती थी कि कोई एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसकी जान कहीं दूसरे जगह तोते में रहती थी। वो राक्षस तोते को अपने पास नहीं रखता था, तोता कहीं और रहता था। तो राक्षस को आप कितना भी मारिए, राक्षस मरता नहीं था क्योंकि जान तोते में थी। तो किसी दिन किसी को समझ में आ गया, तोते को पकड़ा, तो तोते को जिस दिन पकड़ा उस दिन राक्षस पकड़ में आ गया। तो ये पुराने जमाने की कहावत है, लेकिन आप अगर ताजा जमाने के वर्तमान में भी देखिए तो माफिया वगैरह जो काम करता है ऐसे ही करता है। माफिया में कुछ हिटमैन होते हैं। माफिया का जो सरगना होता है वो खुद कुछ नहीं करता, उसके कुछ हिटमैन होते हैं, वो अपना काम करने के लिए हिटमैन को लगाता है। तो हुआ यह है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद भाजपा को समझ में आ गया कि वो उतनी लोकप्रिय नहीं है जितना वो खुद समझ रही थी। उससे पहले उसको लगा था कि हम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। उसने धारा 370 हटा दी थी, उसने मंदिर वगैरह बना दिया था। उसको लगा था इस बार हम निकल रहे हैं, इसीलिए उसने 400 पार का नारा दिया, लेकिन वो आ गई 240 पर। उस समय उसको समझ में आ गया कि हम इस देश में अब लोकप्रिय नहीं रहे। लेकिन लोकप्रिय नहीं भी हैं तो दिक्कत ये होती है कि कोई भी सशक्त संगठन जो होता है वो दो ही जगह अस्तित्व में रहता है, या तो वो सत्ता में अस्तित्व में रहता है या तो वो उसकी जगह जेल होती है। किसी भी सभ्य समाज में आपको बहुत संगठन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभ्य समाज में संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं, वहां पर संगठन की जरूरत नहीं होती। बहुत अगर आपका सशक्त संगठन है तो वो दो ही जगह पर रहेगा, या तो वो सत्ता में रहेगा या तो जेल में रहेगा।
तो भाजपा के इकोसिस्टम को समझ में, और भाजपा, हमको पता है भाजपा आरएसएस अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी मानते हैं, तो उनके हाथ से सत्ता जाती हुई जैसे ही दिखी, उन्होंने ये सोचा कि सत्ता को अगर बनाए रखना है तो हमें कुछ ना कुछ सत्ता में रहने के लिए धांधली करनी पड़ेगी, और वो धांधली हम देख रहे हैं। वो चाहे बिहार में केचुआ की चाल हो या कर्नाटक के महादेवपुरा में जिस तरह से कांग्रेस ने बताया वो हो, ये रहा है कि ये खुद नहीं करके केचुआ के कंधे से ये बंदूक चला रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि भारत के विपक्ष ने इसमें भाजपा को पकड़ने के बदले केचुआ को पकड़ लिया, बंदूक को पकड़ लिया, कंधा जिसके जहां से बंदूक चल रही थी ना उसको पकड़ लिया। अब दिक्कत ये हो गई है कि तोता जैसे ही पकड़ में आ गया है, वो राक्षस की जान आ गई है शासक में। क्योंकि आप मैथमेटिक्स भी देखिए तो 2024 में जो भारत में चुनाव हुए थे उसमें नंबर 1 सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत क्षेत्रीय दलों को मिला था। क्षेत्रीय दलों को 41% वोट मिला था। क्षेत्रीय दल मतलब बंगाल में ममता बनर्जी को मिल गया था, तमिलनाडु में स्टैलिन को मिल गया था, पंजाब में भगवंत मान को मिल गया होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन को मिल गया होगा, उत्तर प्रदेश में आपके अखिलेश यादव को मिल गया होगा। तो पूरे भारत में नंबर 1 सबसे ज्यादा वोट शेयर 100 में से 41 लोगों ने भारत में क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था। नंबर 2 पे भाजपा थी जिसको 37% लोगों ने वोट दिया था, और नंबर 3 पे कांग्रेस थी, 22% वोट दिया था। अभी ये हो गया है मैथमेटिक्स में कि नंबर 1 और नंबर 3 दोनों एक हो गए हैं, और नंबर 2 को बीच में सैंडविच कर दिया है। नंबर 2 पे भाजपा है 37%, ऊपर है 41% रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल, नीचे कांग्रेस 22%, दोनों को मिला के 63%। तो ऊपर से क्षेत्रीय दल और कांग्रेस ने मिला के ऊपर नीचे से बीच में भाजपा को सैंडविच कर दिया है। इसीलिए भाजपा इतनी तड़प रही है, इसीलिए भाजपा ये देख रही है कि वो हर काम करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ट्रंप जैसा आदमी 37 बार उठा के रोज पटक रहा है, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पता है आपके पास संख्या नहीं है, आप पूरी तरह से सैंडविच हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा की स्थिति अभी उस तोते की, क्योंकि विपक्ष ने तोते को हाथ में पकड़ लिया है, और जैसे ही विपक्ष ने तोते को हाथ में पकड़ लिया तो ये अब क्या है, ये अब मामला सिर्फ इंडिया गठबंधन का नहीं रहा, ये मामला इंडिया का हो गया। इंडिया और इंडिया गठबंधन में अंतर है। इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां कभी आती हैं और कभी नहीं भी आती हैं। जैसे हमें पता है कि इंडिया गठबंधन में बंगाल में चुनाव होगा तो तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर उसके अस्तित्व को अगर बचाना है तो उसको वो इंडिया गठबंधन से वो नहीं बचती है, उसको अपना अस्तित्व बचाना है। एक चीज मैं जोड़ रही थी सिद्धार्थ जी, साकेत गोखले हैं जो कि टीएमसी के ही जो है राज्यसभा में सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो एनडीए के भी जो सांसद हैं वो आकर, उन्होंने नाम नहीं बताया कि नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके भी जो कुछ सांसद हैं वो आकर बाकायदा तौर पर थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोगों को, और थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आपने वो काम किया जो हम आपका साथ देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो नहीं उस तरह से खुलकर सामने आ सकते हैं। हमने ये देखा था कि चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी थी, डेलीगेशन मिला भी था उनसे और बहुत सख्त अल्फाज में लिखी थी, लेकिन उसके बाद वो कोई सड़कों पर आते हुए हमें नजर नहीं आए। लेकिन ये जरूर है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से हर कोई अनकंफर्टेबल है, कोई नहीं चाहता है, ये पूरी तरीके से साफ है। और अगर दबे छुपे ही सही एनडीए के सांसद जाके थैंक यू इंडिया को बोलते हुए नजर आए तो आप ये सोचिए कि अंदर खाने सपोर्ट जो है वो इंडिया को एनडीए का भी मिल रहा है। मोदी जी की परेशानी ये भी बहुत ज्यादा है। जी संक्षेप में फिर मैं वाइंड अप करूंगी। जी हाँ, क्योंकि एनडीए में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल जानते हैं कि भाजपा एक ऐसा अजगर है जो कि आज नहीं तो कल आपको निगलेगा। भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पर शुरुआत की, आज शिवसेना को वो निगल गया। भाजपा ने उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ क्या किया सब जानते हैं। तो क्षेत्रीय दल भले भाजपा के साथ भी अगर है ना तो वो हमेशा भाजपा से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि भाजपा उनको निगल जाती है। और उनको पता है कि क्षेत्र, देखिए दूसरा कोई दल होता है ना, उसको पता रहता है कि हम एक राज्य मान लीजिए हार भी जाएंगे, कांग्रेस को लगता है ठीक है हम कर्नाटक में अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो हम तेलंगाना में सरकार में आ जाते हैं। लेकिन एक क्षेत्रीय दल के अपना राज्य ही उसका समूचा अस्तित्व होता है, इसीलिए उस राज्य में कुछ भी अगर 19-20 होगा तो वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसके खिलाफ जाएंगे। इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के सहयोगी दल एनडीए के घटक दल भी
इस एसआईआर से भी नाराज हैं और भाजपा से बहुत ज्यादा वो हमेशा होशियार हैं। एसआईआर से नाराज हैं और भाजपा से हमेशा चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि भाजपा उनको निगलने वाली है, वो पता है भाजपा का रिकॉर्ड ऐसा है। तो इसीलिए मेरा कहना यही है, इसीलिए मैंने जब कहा ना, मैंने डेटा दिया क्षेत्रीय दलों का, तो क्षेत्रीय दल का मतलब ये होता है कि जो भाजपा के समर्थक भी अगर क्षेत्रीय दल हैं तो वो भाजपा का समर्थन केवल अवसरवादिता के कारण दे रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से वो भाजपा के साथ नहीं है। नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर भाजपा में ही उनको जाना है तो वो भाजपा के सदस्य क्यों नहीं बन गए? उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा के अंदर क्यों नहीं कर लिया? वो नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि सैद्धांतिक रूप से भाजपा से वो अलग हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि चुनाव केचुआ नाम का जो ये क्या कहते हैं, भाजपा जिस केचुआ के कंधे पर चला रही थी बंदूक इस देश में चुनाव चोरी करने का, उस केचुआ को बहुत अच्छे से भारत के विपक्षी दलों, क्षेत्रीय दलों ने और कांग्रेस ने, दोनों ने मिलकर उसको सैंडविच कर दिया है। इसीलिए मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए आने वाला समय काफी कठिन बीतने वाला है। जी बिल्कुल, और कठिन बीतने वाला नहीं है बल्कि बीत रहा है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। उसमें और कठिनाइयां कितनी ऐड होनी है वो देखने की बात है। इसीलिए बिहार उनके लिए करो या मरो है। बिहार मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर बिहार हार गए, जिसके चांसेस पूरे के पूरे हैं, वरना इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो रही होती। ये देखिए, अब पर्देदारी नहीं है किसी भी तरह की, जो है जैसा है उसको वैसा कहा जाना चाहिए। और अगर बिहार हारे तो ये भी साफ है कि फिर दिल्ली की गद्दी भी हिलती हुई नजर आएगी। ये आखिरी चांस है मोदी जी के लिए कि वो 75 के जो हो रहे हैं सितंबर में, उसके बाद भी वो इस पर बने रहें, या फिर इसमें कोई बदलाव होगा, ये सीधे तौर पर दिख रहा है। और जो अंदर भी चर्निंग चल रही है बीजेपी और आरएसएस में, जिस तरह का एक तरह का मतभेद भी देख रहे हैं, वो भी हम सबके सामने है। और सबके बीच जो विपक्ष जागा है, और विपक्ष ऐसा जागा है कि अब लग रहा है कि सोएगा नहीं, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और वो कितना जनता को जगा पाएगा, जनता कितनी जुड़ पाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इन कुछ दिनों में ही एक तरह का ये युवाओं में एक जन आंदोलन बन गया है। वो युवा जो इंस्टाग्राम पर रील और ये सब बनाते हुए नजर आते थे, वो अपनी स्टोरीज पर ये सब शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा चेंज है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।